ठीक है, देखो इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव कैसे बनती है। स्टेशनरी वेव मतलब समझ गए सर? दो प्रोग्रेसिव वेव की इंटरसेक्शन से, मतलब इंटरसेक्ट होने से। हाँ, दो प्रोग्रेसिव वेव जब मिलती हैं तो उनके इंटरसेक्शन बोलेंगे, एक सुपरपोजिशन बोलेंगे, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन सर। सुपरपोजिशन है ना, जब दो वेव मिलती हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में आकर मिलती हैं तो स्टेशनरी वेव मिलती हैं, बनती हैं। हाँ तो यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव में दो पार्ट है, एक होता है इंटरफियरेंस और एक पार्ट होता है स्टेशनरी वेव का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। सर वो इंटरफेरेंस तो लाइट वेव्स का रहेगा ना, इसका सुपरपोजिशन रहेगा। इस पे भी रहता है सुपरपोजिशन ऑफ टू और फाइनाइट नंबर ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव हम लोग यहाँ पे देख, सुपरपोजिशन मतलब एडिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, एडिशन है, दो वेव का एडिशन। समझ गए कि नहीं। एक है सेम डायरेक्शन, along same direction और in opposite direction, in opposite direction। एक है सेम डायरेक्शन और एक है अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन पे सुपर इम्पोज होना और अपोजिट डायरेक्शन से सुपर इम्पोज होना। तो जब वेव सेम डायरेक्शन में सुपर इम्पोज होती, जैसे ये एक वेव है, ये एक वेव है, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो ये बनेगी, जैसे है ना। तो ये वाली वेव है मान लो y1 और ये वेव है मान लो y2 और ये रिजल्टेंट वेव है y। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। और जब दो वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे, ये दोनों वेव यहाँ पे एक ही डायरेक्शन पे जा रही है। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पे। समझ गए कि नहीं। तो सुपर इम्पोज होने के बाद उसी डायरेक्शन पे जाएंगे, बट जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो अलग तरह से बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड अलग होगा। ठीक है, और हमारे सिलेबस में जो सुपरपोजिशन है वो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव का है। मतलब हमको जो पढ़ना है यहाँ पे कि भाई स्पीड भी सेम रहनी चाहिए, वेवलेंथ भी सेम रहनी चाहिए। सुपरपोजिशन हमारे सिलेबस में λ1 λ2 ω1 ω2, और इसके कारण दोनों की स्पीड भी कैसी रहनी चाहिए, यहाँ पे सेम रहनी चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये सेम रहना चाहिए। सिर्फ ये हमारे सिलेबस में है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव का सुपरपोजिशन है, लेकिन उससे बीट बनती है ना, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ऐसे जब दो वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आके मिलती हैं, ठीक है, एक वेव जैसे ये वाले डायरेक्शन पे जा रही है v वेलोसिटी से, दूसरी वेव इसके अपोजिट डायरेक्शन पे आ रही है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ये कुछ इस तरह से हमने लिख दी यहाँ पे। तो कौन सी वेव बनेगी यहाँ पे, स्टेशनरी वेव बनेगी, ये स्टेशनरी वेव बनेगी। और ये कौन सी वेव बनेगी रिजल्टेंट यहाँ पे, ये प्रोग्रेसिव वेव बनती है। ये स्टेशनरी वेव हो जाती है अगर अपोजिट डायरेक्शन पे ऐड होती दोनों वेव। तो ये y1 और ये y2 और ये रिजल्टेंट वेव। सो y इज अगेन y1 प्लस y2 वेक्टर सम करना होता हमें, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। इसी पॉइंट में पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन की वेव है यहाँ पे, तो जैसे y1 मान लो ये वाले डायरेक्शन पे वेव जा रही है, तो इट इज a1 sin ओमेगा t माइनस kx, और दूसरी जो वेव है इट इज a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, फाई का फेज डिफरेंस। जैसे सर माइनस kx क्यों लिखा सर, माइनस kx क्यों लिखा? माइनस साइन डायरेक्शन को बताता है। जैसे मान लो ये x डायरेक्शन है और वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन पे जा रही है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और वेव अगर नेगेटिव x डायरेक्शन पे जाएगी तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, एंड यहाँ पे दो वेव अपोजिट डायरेक्शन पे, इट इज a1 sin ओमेगा t माइनस kx। जैसे ये x डायरेक्शन है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या आएगा, इट इज a2 sin ओमेगा t प्लस kx।
एंड नाउ प्लस 5 हियर, है ना। तो दो वेव यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन पे ऐड होती है, और तो कौन सी वेव बनती है फिर? स्टेशनरी वेव बनती है, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव हम लोग उसको बोलते हैं। और यहाँ पे सेम डायरेक्शन पे जब दो वेव ऐड होती हैं सेम डायरेक्शन पे, स्टैंडिंग वेव इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता पार्टिकल्स का उसमें। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, कुछ का होता है, सबका नहीं होता है, ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन में वेव जाके सुपर इम्पोज होती है सेम फ्रीक्वेंसी की, तो जो फिनोमेना हम लोग पढ़ते हैं, इससे क्या रिजल्टेंट आता है? इसको बोला जाता है इंटरफियरेंस। दिस इज कॉल्ड इंटरफियरेंस, ये कहलाता है इंटरफियरेंस। और यहाँ पे जो वेव बनती है ये क्या बनती है? यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनती है, समझ गए कि नहीं? यहाँ पे बनती है स्टैंडिंग वेव। प्रोग्रेसिव वेव की इंटरसेक्शंस मतलब सॉरी सुपरपोजिशन से भी इंटरफियरेंस होता है सर? हाँ, प्रोग्रेसिव वेव की सुपरपोजिशन से होता है इंटरफेरेंस, मतलब सुपरपोजिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ वेव अलोंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो सुपरपोजिशन और इंटरफियरेंस में डिफरेंस क्या हुआ सर फिर? नहीं कोई डिफरेंस नहीं, वर्ड अलग अलग है। इंटरफेरेंस एक ज्यादा प्रॉपर वर्ड है। सुपरपोजिशन में मतलब कि कितने भी वेव हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर की हो सकती हैं। यहाँ पे इंटरफेरेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ वेव का सुपरपोजिशन है, और डिफ्रैक्शन एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें सुपरपोजिशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स का, ठीक है। यस सर समझ गया सर। This is also a superposition, but in opposite direction. This interference is the superposition of a finite number of wave in same direction. Same direction में finite number of wave का superposition है। ये superposition है दो वेव का एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे, समझ गए? यस सर। तो क्या बनेंगी? स्टेशनरी वेव बनेंगी, या स्टैंडिंग वेव हम लोग जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो फिनोमेना हम लोग पढ़ेंगे सेम डायरेक्शन में, वो क्या हो जाता है? यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का अभी जल्दी से, आप लोग ले लिए? ले लिया सर। अब पहले हम लोग ना इंटरफेरेंस पढ़ लेते हैं, पहले उसके बाद फिर स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे। पेज नंबर 2। इंटरफियरेंस, ठीक है। इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस क्या है? ठीक है, देखिए इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस क्या है बेटा? सुपरपोजिशन ऑफ टू और फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। इंटरफियरेंस क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ टू और फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स अलोंग सेम डायरेक्शन। तो डायग्राम बना लिए थे हमने, दो वेव लिए, y1 इज इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t माइनस kx, और y2 दूसरी वेव है इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन पे जा रही हैं, दोनों वेव ऐड हो रही हैं, और उससे आपको एक नई वेव यहाँ पे मिल रही, दैट इज इक्वल्स टू y। कुछ टर्म में यहाँ पे लिख दूं, वेव स्पीड, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी। ये a1 a2 क्या है? यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ये तो समझते हो कि नहीं? एम्पलीट्यूड, यस सर है ना। तो यहाँ पे ओमेगा का मतलब 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एफ, के का मतलब एंगुलर वेव नंबर, इट इज 2 पाई लैम्डा, ठीक है। न्यू बार मतलब 1 बाई लैम्डा। सर। वेव नंबर तो रेसिप्रोकल रहता है ना वेवलेंथ की? हाँ, वेव नंबर, ये एंगुलर वेव नंबर, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और ये पूरा टर्म फेज कहलाता है, ये पूरा, जो कि स्टेट पता चलता है हमको, स्टेटस पता चलती है, ठीक है। और फिर यस सर। अब आते एक और टर्म होता है यहाँ पे, वेव वेलोसिटी। व्हाट इज वेव वेलोसिटी? वेव वेलोसिटी और वेव स्पीड, वेव वेलोसिटी और वेव स्पीड, ध्यान देना, इट इज डिनोटेड बाय VW। तो जब ये कोई वेव जैसे इधर पे जा रही है तो थोड़ी देर बाद ये यहाँ तक भी पहुंचेगी, हाँ या ना, डिस्टर्बेंसेस है ना।
तो यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, डेल्टा एक्स, कितनी देर में हुआ डेल्टा टी टाइम पे। तो वेव वेलोसिटी इज आइदर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या फिर यहां से यहां तक पहुंचने पे वेवलेंथ के बराबर लगेगा और टाइम लगेगा, टाइम पीरियड, या फिर लैम्डा इंटू एफ। तो ध्यान रखना वेव वेलोसिटी विल बी आइदर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी या लैम्डा अपॉन तो टी। वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वो तो इंस्टेंटेनियस होंगी ना सर velocity? हाँ, ये इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं अपन कि भाई यहां से यहां तक डिस्टरबेंस कैसे जा रहा है। वेव में होता क्या, डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है ना प्रोग्रेसिव वेव में, तो यहां से यहां इतना डिस्टरबेंस आगे बढ़ने में डेल्टा टी टाइम लगा है, तो ये इसका रेशियो बनेगा वेव वेलोसिटी। या फिर एक और टर्म आप लिख सकते हो ओमेगा अपॉन के, ठीक है, या फिर आप ये लिखोगे। तो ये फार्मूला बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको, ये है वेव वेलोसिटी के लिए फार्मूला, किसी भी टाइप के लिए वेव के लिए ये वैलिड होते हैं, ठीक है। दूसरा पार्टिकल वेलोसिटी किसको बोलते हैं यहाँ पे, पार्टिकल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वीपी एंड इट इज dy अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पार्टिकल वेलोसिटी आएगी, ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी। और पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, याद है किसी को? नहीं सर, नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू dy अपॉन dx, ठीक है। पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू dy बाई dx, ये होता पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। बट इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो फोकस है वो थोड़े दूसरे टॉपिक पे, बट ये बेसिक है इसलिए हमको यहाँ पे ये पढ़ना है कि भाई वेव वेलोसिटी को कैसे लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज के जल्दी से आप लोग। तो ये ध्यान रखना वेव वेलोसिटी कैसे लिखे हमने, ठीक है। यस लैम्डा सर, स्क्वायर या ओमेगा, स्क्रीनशॉट। हाँ, या ओमेगा अपॉन के, या लैम्डा बाई टी, या लैम्डा एफ, ठीक है। अब जब ये दो वेव ऐड होंगी तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वेव जब बनेगी यहाँ पे, दिस इज पेज नंबर 3, जब ये दो वेव ऐड हो रही है यहाँ पे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो रिजल्टेंट वेव विल बी गिवन बाय a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, ठीक है। डेल्टा की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, एंड इट इज गिवन बाय a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कितना cos फाई। फाई ये क्या तो है? वेक्टर सम हो गया ना सर? हाँ बेटा, जैसे एसएचएम में पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही है। सो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दीस टू वेव, जब ये दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में चलती सुपर इम्पोज होती हैं, इंटरफेरेंस बनता है। और इंटरफेयरिंग वेव का मतलब ये जो रिजल्टेंट वेव आ रही है यहाँ पे, इसका एम्पलीट्यूड ये इस फार्मूले से दिया जाएगा। अच्छा, एक और टर्म होता है इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो वेव की इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो एक और टर्म मैं लिख दूं, इंटेंसिटी ऑफ वेव I इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती इट विल बी गिवन बाय I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू cos फाई, ठीक है। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला है समझ गए? ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कितना cos फाई। सर इसका भी सम जो है वो वेक्टर सम ही रहेगा ना, जैसे एम्पलीट्यूड का किया है हमने? नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी स्क्वायर है ना एम्पलीट्यूड के, तो ये वाले टर्म का स्क्वायर करेगा तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, तो उसके कारण क्या बन गया यहाँ पे I1, a2 स्क्वायर का बन गया I2, और ये क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो 2 रूट I1 I2, और फिर क्या बन जाएगा मतलब सम ऑफ एम्पलीट्यूड्स, क्या क्या? मतलब जो इंटेंसिटी है वो
सम ऑफ एम्पलीट्यूड है क्या सर? नहीं नहीं, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, कैपिटल के या फिर सी लिख देते हो, सी सम कांस्टेंट, यहाँ पे जो आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लिख दोगे, सी बराबर है। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर, तो सी इंटू ए किसके बराबर है, ए है, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू इंटू कॉस फाइव हो जाएगा ना ये। तो आई विल बी सी ए वन स्क्वायर प्लस सी ए टू स्क्वायर प्लस टू रूट सी ए वन फिर रूट सी ए टू इंटू कॉस फाइव, ऐसा लिख सकते हो। तो ये वाला टर्म आई वन है, ये टर्म हो गया आई टू, ये टू, और ये हो गया रूट आई वन, ये हो गया रूट आई टू, और ये कॉस फाइव। समझ गए अभी? मतलब सर जो इंटेंसिटी है वो हाँ। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो ये वाली वेव के लिए भी है, ये वाली वेव की जो इंटेंसिटी आएगी ये भी प्रोपोर्शनल है ए वन स्क्वायर के, इस वेव की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ ए टू एम्पलीट्यूड के। ठीक है? यस सर, समझ गया सर अभी। ओके, तो आप लोगों को क्या करना बेटा, ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। ठीक है, ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन केस ऑफ इंटरफियरेंस, जब दो वेव सेम डायरेक्शन पे जाती है और एक दूसरे से इंटरफियर करती हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज पर, ले लिए? ले लिया सर। पेज नंबर 4 अभी। अब इसमें जो इंटरफियरेंस है ना, तो रिजल्टेंट फार्मूला क्या आ रहा है आपके पास में, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला आया ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस फाइव और पूरे टर्म का रूट। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन आई टू का रूट इंटू कॉस फाइव। समझ गए? यस सर। समझ गए कि नहीं? तो अब यहाँ पे ना दो केस होते हैं, एक और रिलेशनशिप है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, डेल्टा फाई या फिर फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है, और डेल्टा फाई या फाई क्या है, यहाँ पे फेज डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में ये रिलेशनशिप होती है, इसको याद रखना है। समझ गए? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच सर वो 2 पाई लैम्बडा इंटू डेल्टा लिखा है सर, वो थोड़ा बोर्ड के इधर चला गया था। मिनट में लिख रहा हूँ दोबारा। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, फेज डिफरेंस और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के बीच में। डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस है। ठीक पाथ है? डिफरेंस। हाँ, तो डायरेक्ट ये भी आपको सीधे सीधे ध्यान पे रखना। अब यहाँ पे ना दो स्पेशल केस निकल के आते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और एक कौन सा होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। एक हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और एक कौन सा हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। समझ गए? यस सर, यस सर। दो टाइप के स्पेशल केस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम होगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बिकम्स मिनिमम होगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम। मिनिमम। ठीक है, तो अब ये कब होगा, देखो ये फार्मूले पे देखो, ये फार्मूले में ए की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब cos फाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना? जीरो तो ये होगी ध्यान रखना। हाँ, तो cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती cos फाई की, +1। और ये मिनिमम कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होती, -1।
तो ये तभी पॉसिबल है जब फेज डिफरेंस कितने का हो, 0 का हो, 2 पाई का हो, 4 पाई का हो, एक्सेट्रा। और ये तभी पॉसिबल है जब फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 3 पाई 5 पाई। एक्सेट्रा। ऐसा मतलब इवन नंबर इनटू पाई बराबर है, और ये किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, ऑड नंबर इनटू पाई के बराबर। ठीक है, पाथ डिफरेंस के साथ में देखो, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है अगर मैं लैम्डा के टर्म पे लिख दूं इसको, सॉरी पाथ डिफरेंस के टर्म पे अगर हम लिखें, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू किसके बराबर आ रहा है ये, फिर यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू फेज डिफरेंस, तो ये भी फार्मूला चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस के टर्म पे अगर देखते हो डेल्टा एक्स, तो क्योंकि ये कितना है यहाँ पे 5 इवन नंबर इनटू पाई है, तो 2 से यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, n पाई 2n पाई लिख सकते हो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, इट इज n लैम्डा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इवन नंबर इनटू लैम्डा बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस बनेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 2n प्लस 1 इनटू पाई, पाई से पाई कट गया, सो इट इज ऑड नंबर इनटू लैम्डा बाई 2। आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो याद रखने के लिए, समझ गए। तो यस सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इवन नंबर इनटू पाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑड नंबर इनटू पाई, या फिर पाथ डिफरेंस के टर्म पे लिखना तो इवन नंबर इनटू लैम्डा बाई 2, और ये क्या रहेगा यहाँ पे, ऑड नंबर इनटू लैम्डा बाई 2 रहेगा। ठीक है, अब ए मैक्सिमम कितना आएगा, व्हाट इज ए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम का फार्मूला a1 प्लस a2 एंड आई मैक्सिमम का फार्मूला, क्योंकि ये टर्म तो 1 हो जाएगा, तो ये a1 प्लस a2 बचेगा, अंडर रूट a1 प्लस a2। यस, अंडर रूट i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर कर दो इसको। ऐसे ही a मिनिमम कितना होगा, मॉड ऑफ a1 माइनस a2 एंड i मिनिमम कितना होगा, रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। दिस इज द ए मिनिमम इंटेंसिटी इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं ये वाले पोर्शन से, ध्यान रखना जितना भी लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, समझ गए। यस सर, ले लिया सर स्क्रीनशॉट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिटा दूं अभी इसको, यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिए सर। ना पेज नंबर 5। ठीक है जी, जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज होती है, स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव, तो एक वेव मान लो y1 इज इक्वल टू a1 या a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स है, और दूसरी वेव y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स है। तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी, ये दोनों का सम आप करोगे, a बाहर आ गया, यहाँ पे साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा t प्लस के एक्स, ये वाला पूरा टर्म बेटा c है ये, और ये पूरा टर्म क्या है, d है। तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला आपको लगाना है। तो साइन c प्लस साइन d याद है ना फार्मूला क्या होता है। So therefore resultant wave will be given by 2 cos c plus d by 2 into sin c plus sin d, sin c plus d by 2 cos c सॉरी सर, उसका 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। तो ये टर्म अगर तुम इसको ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ओमेगा kx कट जाएगा, sin ओमेगा प्लस, तो यहाँ पे c प्लस d अगर कर रहे हो ना आप, c प्लस d by 2 अगर करते हो तो ओमेगा t बचेगा, एंड c माइनस d by 2 करते हो तो माइनस के एक्स बचेगा। तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा यहाँ पे, ओमेगा टी और कॉस ऑफ, क्योंकि कॉस
ऑड फंक्शन है तो यहाँ पे सिर्फ इतना बचेगा। सो रिजल्टेंट विल बी 2a sin ओमेगा t cos kx या फिर y इक्वल्स टू 2a cos kx into sin ओमेगा t। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आया, मतलब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, और पार्टिकल क्या कर रहा है यहाँ पे, हार्मोनिकली अप एंड डाउन कर रहा है हार्मोनिकली, ठीक है, अप एंड यस डाउन। सर, ये इक्वेशन भी लेकिन कंबाइंड सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी ही है सर। हाँ सिंपल हार्मोनिक जैसा ही है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, मतलब वेव रुकी हुई है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव, व्हाट इज द जीरो। स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव, जीरो। स्पीड इज जीरो, स्टैंडिंग वेव की कोई स्पीड नहीं होती, कंपोनेंट वेव की स्पीड होती, ध्यान रखना, कंपोनेंट वेव की स्पीड होती है लेकिन स्टैंडिंग वेव की स्पीड नहीं होती। और ये जो मतलब इक्वेशन आई है, वेव के कंपोनेंट्स की स्पीड होती है सर, कंपोनेंट वेव मतलब? हाँ कंपोनेंट वेव मतलब जो दो वेव मिली है उनकी स्पीड थी अलग अलग, है ना, सेम यस सर, स्पीड की समझ दो वेव गया। अपोजिट डायरेक्शन पे मिल गई, लेकिन जो रिजल्टेंट वेव बन रही है ये वाली, ये वाला पैटर्न को अगर तुम देखोगे ना तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा स्टैंडिंग वेव का, ये ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा, समझ गए कि नहीं। यस सर, सक्सेसिव नोड एंटी नोड। हाँ सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड, फिर ये ऐसा आप आगे और बढ़ा सकते हो ऐसा, मतलब ये फिर वेव कुछ समय के लिए सीधी भी हो जाती, ठीक है। आपको पैटर्न कुछ इस तरह के ऑब्जर्व होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। पॉइंट होते हैं परमानेंटली रेस्ट वाले पॉइंट, और जो पॉइंट परमानेंटली रेस्ट वाले उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नोड बोलते हैं, है ना। और जो पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है एम्पलीट्यूड इसका, 2a तक, है ना। तो ये जो पॉइंट होते हैं ये कौन से पॉइंट कहलाते हैं, एंटी नोड। और एंटी नोड। एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को स्मॉल a लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, समझ गए क्यों, एंटी नोड को एंटी डिफरेंट, नोड को कैपिटल ए लिखना पड़ेगा ना। हाँ तो ये 2a इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड है, ठीक है। और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाय 2। ठीक है। उसके बाद दो नोड के बीच का डिस्टेंस भी कितना होता है, लैम्डा बाई 2 होता है, ध्यान रखना। एंटी नोड और नोड के बीच का लैम्डा बाय डिस्टेंस 4। होता है, लैम्डा बाई 4 होता है, समझ गए। यस सर। हाँ अब इसमें जैसे यहाँ पर के जो पार्टिकल है ये मान ले नीचे की तरफ आ रहे हैं अभी, तो ये वाले पार्टिकल कैसे जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर ये की वाले तरफ। सेगमेंट के, ठीक है, ये वाले सेगमेंट के पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट के पार्टिकल के बीच में जो फेस डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, पाई का फेस डिफरेंस होता है, समझ गए। सक्सेसिव मतलब दो एंटी नोड के बीच का फेज डिफरेंस पाई का रहता है। नहीं नहीं नहीं, एंटी नोड के बीच का नहीं, ये सेगमेंट के पार्टिकल सारे के सारे एक ही डायरेक्शन पे जाएंगे, और ये सेगमेंट के सारे पार्टिकल नीचे की हाँ तरफ आएंगे। मतलब ये जो ऑसिलेशन का फेज हो गया ना सर। हाँ ऑसिलेशन का फेज डिफरेंस, तो एक सेगमेंट और उसके जस्ट बगल वाले सेगमेंट के जो पार्टिकल हैं उनके ऑसिलेशन का फेज डिफरेंस कितने का रहता है, पाई का रहता पाई का। है ठीक है। दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2, नोड के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2, नोड और उसके जस्ट बगल वाला एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा बाई 4 हो गया। एनर्जी, यहाँ की एनर्जी इधर नहीं जा सकती और यहाँ की एनर्जी इधर नहीं जा सकती, नोड बन गया, क्योंकि नोड वाला पॉइंट कैसा होता है, परमानेंटली रेस्ट पे होता है, रेस्ट पे होता है। ठीक है। इसलिए एनर्जी, यहाँ की एनर्जी इधर नहीं जा सकती, यहाँ की एनर्जी इधर नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो एनर्जी, हाँ एनर्जी प्रोपोगेट नहीं होगी, मोमेंटम आगे नहीं जाएगा। तो स्टैंडिंग वेव की ये खास बात है कि एनर्जी, मोमेंटम जीरो रहता है सर इस वेव का। नहीं मोमेंटम इंडिविजुअल पार्टिकल का जीरो नहीं ना, इस सेगमेंट का मोमेंटम है ना यहाँ पे, इस सेगमेंट का भी है, लेकिन मोमेंटम यहाँ से इधर शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यस सर, समझ मोमेंटम गया सर। एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं होता है, यहाँ का मोमेंटम यहीं पे रहेगा, यहाँ का यहीं रहेगा, इधर नहीं बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं होता, प्रोग्रेसिव वेव में मोमेंटम भी आगे जाता है और एनर्जी भी आगे जाती है, मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करते हैं,
तो ये सेगमेंट में ऑसिलेशन होता है, ये सेगमेंट की एनर्जी इधर नहीं जा सकती और ये सेगमेंट की एनर्जी इधर नहीं जा सकती, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखा हूँ स्टैंडिंग वेव के लिए, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको एज सच याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, और जब हम लोग स्ट्रिंग के लिए स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे तो उसमें ये हमारे लिए बहुत बहुत काम में आने वाला है। अब एक चीज देखो, ये जो इक्वेशन है हमने साइन के फंक्शन लिखे थे, अगर ये कॉस कॉस का ले लेते तो यहाँ पे कुछ अलग आ जाता है ना। यस सर। तो ये वाली कंपोनेंट वेव थी इसलिए ये आई, है ना, ये कंपोनेंट वेव थी इसलिए आई। अगर कंपोनेंट वेव कॉस कॉस फंक्शन लेते तो यहाँ साइन साइन हो जाता। ठीक है, तो फिर साइन टू थीटा ऐसा कुछ तो भी आता। हाँ जो भी है, बट आपको वो एडिशन ध्यान रखना चाहिए, आपको साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का। आपने साइन सी प्लस साइन डी किए इसलिए आया। साइन सी माइनस साइन डी करते तो कॉस वाला टर्म पहले और साइन वाला टर्म बाद में आता है। कॉस सी प्लस कॉस डी करते तो दोनों कॉस कॉस के हो जाते। तो ये जो इक्वेशन लिखे ना हमने, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, समझ गए कि नहीं? यस सर। और सर वो जो कॉस का लेंगे और फिर जो आएगा वो भी स्टैंडिंग वेव ही रहेंगी ना? यस ऑफ कोर्स, वो भी स्टैंडिंग वेव होगा, डिपेंड करेगा कि आप कंपोनेंट वेव कैसी ले रहे हो। ठीक है, कंपोनेंट sir. वेव कैसी ले रहे हो इस बात पे डिपेंड करेगा। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट इस पे? नो सर। तो बिल्कुल याद रखो, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाई 2, नोड और उसके जस्ट बगल वाले एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाई 4, और दो सेगमेंट कॉन्सिक्यूटिव सेगमेंट अगल बगल वाले सेगमेंट में जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं, ऑसिलेशन का फेज डिफरेंस पाई। पाई। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। और जो रिजल्टेंट वेव हमने बनाए हैं ये समझ गए कि नहीं, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन। यस सर, यस सर। है ना, 2 sin ओमेगा टी cos के x, या फिर 2 cos के x sin ओमेगा टी हो जाएगा, या 2 cos ओमेगा टी cos के x हो जाएगा। है ना, चारों पैटर्न हो सकते हैं, चारों पैटर्न मतलब समझ गए कि नहीं? यस सर, मतलब फंक्शन cos cos sin sin लिया तो चेंजेस आ सकते पर भी चलेगा, यहाँ पे ये वाला cos भी चलेगा। मतलब ऐसा भी चलेगा, ये जैसे 2 sin ओमेगा टी और sin के x भी चलेगा, समझ गए? यस सर। यहाँ पे ऐड कैसे किया ना इस बात पे डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा हूँ यहाँ पे। तो ये sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, sin ओमेगा टी cos के x, है ना, cos ओमेगा टी sin के x, ऐसा भी चलेगा। समझ गए ना, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है वो सभी। यस सर, समझ गए सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, ले लिए? यस सर। कल हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव और ऑर्गन पाइप।